जर्नलिस्ट क्लब भिवानी और भिवानी हलचल के कार्यक्रम कॉफी विद जर्नलिस्ट में आज हमारे मौजूद मेहमान है बॉलीवुड की एक बड़ी शख्सियत जिसने टीवी सीरियल में एक इतिहास रचा और उनके अभिनय ने तो पात्र को जीवंत कर दिया। तो आज के काफी विद जर्नलिस्ट में हमारे मेहमान है टीवी की दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले सीरियल महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर का भूमिका अदा करने वाले और वर्तमान में रोहतक के पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री गजेंद्र चौहान जी, आपका स्वागत है चौहान सर। धन्यवाद। इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आपने करीब 450 से ज्यादा फिल्में और 1200 से अधिक टीवी सीरियल किए हैं। आप पूना फिल्म संस्थान के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आपसे अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं सर। सर, आप हरियाणा से संबंध रखते हैं, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? हरियाणा जो है मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि रही है, और लेकिन बहुत वर्ष पहले जो है मेरे पूर्वज जो है दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, और दिल्ली में एक गांव है खामपुर नाम से, करोल बाग क्षेत्र में आता है, और मेरा जन्म स्थान वही है। और मेरी पढ़ाई शिक्षा सब दिल्ली से हुई। रामजस स्कूल से मैंने स्कूलिंग की, और मेरठ मेरा ननिहाल है, तो मेरठ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। और उसके पहले मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पैरामेडिकल कोर्स किया था, जिसमें डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी किया था, और उसी दौरान मैं डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा था। लेकिन उसी दौरान मुझे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का जो मुंबई में शाखा है उसमें एडमिशन हो गया, और मैं सब कुछ छोड़ के जो है मुंबई की ओर चले गए। जी सर, स्कूल की कोई ऐसी घटना जो आपको अभी भी याद है? देखिए, घटनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन एक ऐसा किस्सा है कि मैं 7वीं क्लास में था और मुझे श्रवण कुमार का रोल दिया गया था। तो आज मैं अगर मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरे कला के क्षेत्र की जो यात्रा है वहाँ से आरंभ हुई, और मुझे अभी तक याद है वो 7वीं क्लास में मैंने श्रवण कुमार का रोल किया था, तो उसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। तो ये एक डेस्टिनी है कि आपको एक रोल मिला और आपने अच्छे से निभाया, और फिर मुझे जीवन में आगे जाके कला क्षेत्र को उसी को अपनाना पड़ा। सर, आपने स्कूलिंग करने के बाद में रेडियोग्राफर के लिए जो है वो किया, वहां से डिग्री लेने के बाद में चिकित्सा के क्षेत्र को छोड़कर आप अभिनय के क्षेत्र में कैसे गए? क्या ऐसी बात रही कि आपको यूं लगा कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं एक कलाकार बनूंगा, एक अभिनेता बनूंगा? मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो मुझे पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन मिला था ऑल इंडिया में, और मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया, और वहाँ पे कुछ समय तक मैंने जॉब भी किया। लेकिन उसी दौरान मैं जितने कल्चरल कार्यक्रम होते थे मेरे गांव में या मेरे स्कूल में, कॉलेज में, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता था। तो उसमें जितने मेरे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, वो हमेशा बोलते थे कि यार तुम फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं चले जाते, तुम्हारे अंदर कला का इतना मादा है। लेकिन मुझे मुंबई का रास्ता नहीं पता था। लेकिन अचानक दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में मेरी मुलाकात जो है प्रोफेसर रोशन तनेजा, जो फादर ऑफ एक्टिंग इंडिया में माना जाता है, उनसे भेंट हुई। और वो कुछ अपनी क्लासेस के लिए सिलेक्शन के लिए दिल्ली आए हुए थे, जहाँ नए कैंडिडेट्स उनको चाहिए थे। करीब 200 लड़के लड़कियां अपेयर हुए थे, और उसमें मेरा पहला नंबर आया, और मैं उसमें सेलेक्ट हुआ, और जुलाई 82 में मुंबई के लिए रवाना हो गया। मुंबई में पहले से आपकी कोई पहचान? कोई पहचान नहीं थी मुझे, तो बल्कि मुझे अभी तक याद है कि जिस दिन मेरा पहला दिन मुंबई में था, तो मुझे स्टेशन पे ये नहीं पता था कि बाहर जाने का रास्ता क्या है। वहाँ से मैंने ज़िंदगी शुरू की, और बल्कि मुंबई के बारे में एक डर होता है कि मुंबई में जो है बहुत फास्ट लाइफ है। तो जो बैग था मैंने अपने पैरों के बीच रखा, और एक चाय की दुकान पे खड़ा होकर मैंने प्लेटफॉर्म पे चाय पी। उस दौरान मुझे अंदाजा हो गया कि लोग बाहर किधर से जा रहे हैं। तो ये मेरा पहला टेस्ट था मुंबई के लिए, और मैं फिर उसी रास्ते से निकल के बाहर आया। फिर मैंने रहने की जो जगह, जो समस्या मुंबई में है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा लॉज ढूंढा। उस लॉज में, वो मुंबई सेंट्रल के सामने ही है, उसमें 4-5 दिन रहा, और उसी दौरान ये क्लासेस मैंने शुरुआत की जी। और फिर वहाँ जो मित्र मिल गए, गोविंदा मेरा बैचमेट है, आदित्य पंचोली है, चंकी पांडे है, साहिल चड्ढा, हम लोग सब एक ही बैच के। विनय म्यूजिक डायरेक्टर बन गया जो, वो भी हमारा बैचमेट था। तो हम लोग 15 लड़के लड़कियां थे, जिसमें 3 लड़कियां थी और 12 लड़के थे। हम लोगों ने वो डिप्लोमा साथ में किया एक्टिंग का। तो ये शुरुआती दिनों का
दौर है। और मुंबई में बेसिकली किसी चीज़ को ना नहीं होता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये मेरे जीवन का भी उसूल है कि जब मुझे कोई चैलेंज कर सिचुएशन देता है। आती है, तो मैं फिर उसको बढ़ चढ़ के उसका सामना करता हूँ। तो मुझे भी ये मौका मिला एक पैरामेडिकल कोर्स से हट के फ़िल्मी फिल्म करियर की। जाना, जो मेरे लिए एक अनजान शहर है, अनजान जगह है, अनजान करियर है। बड़ा ब्लाइंड सा करियर ये था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर किधर जाएगा। पर मैंने हिम्मत की और 1 साल का डिप्लोमा इन एक्टिंग किया वहाँ से, और असली ज़िंदगी तो डिप्लोमा करने के बाद शुरू होती है। डिप्लोमा के बाद में पहला ब्रेक कहाँ मिला? पहला ब्रेक मुझे मिला पेइंग गेस्ट सीरियल राजश्री प्रोडक्शन था। राजश्री सूरज बड़ियाता साहब उसमें सबसे छोटे असिस्टेंट थे उस वक़्त। ये बात है सितंबर 83 की, और उसी में 2-2 एपिसोड की कहानी होती थी। दूरदर्शन पे आता था ये दोपहर को 12 बजे, पेइंग गेस्ट। उसमें 2 एपिसोड मुझे मिले और ₹100 एक दिन का मेहनताना मिला। और उस सीरियल के बारे में कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित का करियर भी उसी सीरियल से उसी शुरू से हुआ था। सीधा। उसमें उन्होंने भी 2 एपिसोड किए थे। तो 2-2 एपिसोड में बड़े-बड़े जो आज के बड़े-बड़े कलाकार जाने जाते हैं, इन्होंने सबने वहाँ से शुरुआत की। काफ़ी लोगों ने उसमें काफ़ी। शुरुआत की। क्योंकि 104 एपिसोड का सीरियल था, तो 2-2 एपिसोड सबके हिस्से में आए, तो समझिए कितने जी। आर्टिस्टों को वहाँ चांस मिला। तो मेरा पहला चांस था, वहाँ से मैंने इस ज़िंदगी की शुरुआत उसके बाद में आपका बड़ा सीरियल जिसने पूरा ही सिनेरियो आपकी ज़िंदगी का चेंज कर दिया, महाभारत। महाभारत आपको कैसे मिला? देखिए, 1984 में बी आर चोपड़ा साहब की कंपनी से ऐड निकला था कि महाभारत धारावाहिक बनने जा रहा है, और उसमें कलाकारों का चयन हो रहा है, और उसमें कलाकारों के रूप के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन थे कि 6 फीट होना चाहिए, कर्ली हेयर होनी चाहिए, आँखें अच्छी होनी चाहिए, राजा का लुक होना चाहिए, नाक अच्छी हो, गोरा रंग हो। तो इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन था कि इस तरह के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई करें। और मुझे याद है 8 लाख तक एप्लीकेशन आई थी उसमें, और मेन 12 कैरेक्टर थे कहानी में। उसके अलावा तो बाकी बहुत बाकी बदल। लोग थे। तो जब 8 लाख में से 8 लाख में से 8,000 शॉर्टलिस्ट किए, फिर 8,000 में से 3,000 किए, 3,000 में से 1,500 किए, 500 किए, फिर 150 किए। 150 करते-करते जब लास्ट 12 की लिस्ट आई, तो उसमें सबसे पहला नाम मेरा था कि क्या गजेंद्र बात है! चौहान जो है वो कृष्ण का रोल करेंगे। तो पहला चयन मेरा कृष्ण के रूप में हुआ था। ये कहानी है 1984-85 की, और उस दौरान फिर एक्चुअली महाभारत रामायण से पहले टेलीकास्ट होनी थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन किसी कारणवश दूरदर्शन से जो कारण कोई रहे होंगे उनके, तो पहले रामायण आई। 24 जनवरी 87 को रामायण का पहला एपिसोड आया, और वो खत्म होते-होते रखा गया कि महाभारत इसके बाद टेलीकास्ट करें। तो उसमें क्या हो गया, 3-4 साल बीत गए, और वो 3-4 साल में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये नहीं पता था कि महाभारत ऐसा धारावाहिक बनेगा जो एक बड़ी छवि वाला बन जाएगा। तो मैंने फिर कुछ रीजनल फ़िल्में शुरू कर दी। सर्वाइव तो करना ही क्या होता है। बात मैंने कुछ मलयालम फ़िल्में की, साउथ इंडस्ट्री कुछ फ़िल्में की, और वो बहुत सक्सेस रही मेरी। तो उससे मुझे काम का रिपिटिशन मिलता रहा। काफ़ी फ़िल्में है। मैंने साउथ में की। इधर हिंदी में भी दौर शुरू हो गया था। टीवी सीरियल का एक नया दौर शुरू हो गया था। महाभारत से पहले मैंने करीब-करीब 25 सीरियल की कर चुका था। पहले, हाँ जी, महाभारत से पहले। महाभारत से पहले। जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र है, झांसी की रानी था, फिर ये एयर होस्टेस एक बहुत मशहूर रहा, जिसमें आपके हरियाणा के कलाकार थे, शशि रंजन। शशि रंजन। तो उसके अलावा मनोहर कहानियाँ था, अदालत था। करीब-करीब 25 सीरियल मैंने महाभारत से पहले कर चुका था। और महाभारत की खूबसूरती है, जितने कलाकार उसमें चयन हुआ, सब लोग काम कर चुके थे या कर रहे थे। कृष्ण का रोल छोड़ के आपको युधिष्ठिर का रोल मिला। नहीं, ये छोड़ा नहीं मैंने छोड़ा नहीं। देखिए, ये धारणा गलत है, मैंने छोड़ा, इतना बड़ा रोल कोई नहीं छोड़ा, जो महानायक था वो। कृष्ण जो है और मैंने जो महाभारत की तैयारी की थी, वो कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। मैंने गीता को कई बार पढ़ा था कि कृष्ण जो होगा कैसा होना चाहिए, और उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसकी डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए। वो मेरा और नितेश भारद्वाज का करीब 7 बार एक साथ ऑडिशन हुआ। अच्छा, अच्छा। तो जिन्होंने बाद में रोल किया जी, कृष्ण का। वो पहले विदुर कर रहे थे। महाभारत के सिलेक्शन में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो वो बदलाव में फिर जब फाइनली हुआ, तो 4-3 की वोट से वो जीत गया। 7 कैंडिडेट थे अच्छा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो 4-3 से वो जीता, तो मुझे फिर बलराम में शिफ्ट किया गया। वो जो मैंने मना कर दिया फिर उसके लिए। फिर उसके बाद जब शूटिंग शुरू हो चुकी थी महाभारत की, 4 एपिसोड बन चुके थे,
तो एक दिन मुझे कॉल आई और रवि चोपड़ा साहब बोले मुझे मिलना है। तो जो एक्टर उस टाइम युधिष्ठिर कर रहा था, मतलब जिसका लिस्टेड हो चुका था, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें युधिष्ठिर के रोल में ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कृष्ण को छोड़ के मैं युधिष्ठिर नहीं करूँगा। उन्होंने कहा ये भी महानायक की जैसा ही है कैरेक्टर, कहानी इसके साथ चलती है पूरी। बहुत समझाया, फिर उन्होंने मेरा टेस्ट लिया तो चोपड़ा साहब को दिखाया, राय साहब को दिखाया, सतीश भटनागर जी को दिखाया, और फाइनली पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे और जिन्होंने महाभारत की कथा को जो है चोपड़ा साहब को सुनाते थे और वो रिकॉर्ड करके उससे राय साहब को देते थे, जिससे संवाद लिखे जाते थे। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने फाइनली मेरा जो सिलेक्शन था वो युधिष्ठिर के लिए, तो वहां से कहानी शुरू होती है। और 28 अक्टूबर 1988 को मेरी पहली शूटिंग हुई थी, पहली शूटिंग एज ए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के रोल के लिए आपने तैयारी क्या की? नहीं, तैयारी ऐसी होती थी, हमारे यहाँ जो राइटर्स थे ना, वो आपको आपका किरदार समझाते थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझाते थे, उसका डायलॉग डिलीवरी बताते थे, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए दूसरे कैरेक्टर्स के प्रति, तो ये सारी चीजें वो सिखाते थे। और कुछ किताबें भी दी जाती थी जी। उस किरदार को लेके, जो रोल एक्टर कर रहा था तो उसको वो किताबें दी जाती थी कि इसको पढ़िए आप अपने किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसे पढ़ पढ़ के, और मजे की बात बताऊं आपको, जितने एक्टर्स 5 पांडव में मैंने सबसे बड़े का रोल किया और सबसे छोटा था मैं उम्र में। अच्छा। हाँ, उम्र में मतलब ऑन रिकॉर्ड। सबसे बड़े कौन थे? सबसे बड़े थे परवीन कुमार जी, परवीन भीम का जो रोल किया उम्र में, ऑफ द कैमरा। और ऑफ द कैमरा मैं सबसे छोटा था और मैं अपने परिवार में भी सबसे छोटा भाई हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़े का रोल करना था। तो उसके लिए बड़े भाई की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, उसे समझाने की जब रखना है, सहनशीलता के साथ बात करनी है, उसके वॉक में एक ठहराव होना चाहिए। युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में भी स्थिर। जो महाभारत के महायुद्ध में स्थिर रहा, अगर आपको वो दृश्य याद हो कि जब महाभारत शुरू होने वाली और वो अपने रथ से उतर के अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं, तो अर्जुन कहते हैं लगता है कि बड़े भैया तो उधर चले गए, हम लोग युद्ध हार जाएंगे। कृष्ण बोलते हैं अगर ये नहीं जाते तो मुझे आज हैरानी होती। ये इन्होंने बिल्कुल अच्छी शुरुआत की है, बड़ों का आशीर्वाद लेके। कहते हैं ना, प्रणाम का परिणाम केवल आशीर्वाद होता है। तो जब ये आशीर्वाद देने गए तो भीष्म को कहना पड़ा कि विजयी भव, द्रोणाचार्य को कहना पड़ा विजयी भव। तो ये कहानी का जो खूबसूरत पहलू है वो यही है कि उसमें सब चीजें कंप्लीट है। कंप्लीट स्क्रीन प्ले अगर दुनिया के अंदर कहीं है, 4 महाकाव्य है दुनिया में, अगर कहीं कंप्लीट स्क्रीन प्ले जिसमें फॉल्ट नहीं है कहीं भी, वो महाभारत। सर मैंने जो है ना आपका एक शॉट देखा है, उसमें क्या है कि आप रथ पर है, युद्ध के मैदान में है, सामने गुरु द्रोणाचार्य हैं और वो सबको हरा देते हैं, अर्जुन आपसे दूर है। उस वक्त में आपके ऊपर वो आते हैं, बाण आते हैं, आप उन बाणों से, आपके बाण खत्म हो जाते हैं। उस वक्त में एक शॉट है, आप एक इधर देखते हैं फिर इधर देखते हैं, एक बेचैनी सी जो आप में है। मुझे लगता है कि भी वो जो आपका शॉट है युद्ध के मैदान में, उससे बेटर और उससे बेस्ट कोई शॉट नहीं हो सकता। जिस वक्त में आपकी अंदर की बेचैनी है, उस बेचैनी को आपने एक्सप्रेस कैसे किया? देखिए, कलाकार के लिए कोई भी सिचुएशन जो है वो तभी अच्छी दिखती है ऑडियंस को या स्क्रीन पे, जब वो उसमें इन्वॉल्व होके करता है। वो सहायता है, उसमें सहायता मांग रहा है, वो बेचैनी है कि भाई कोई आ नहीं रहा है, तो और मृत्यु के करीब है आदमी। तो वो सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं और आपके दिमाग पे काम करती हैं, तो फिर वो एक्सप्रेशन अपने आप होते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, लोग अक्सर ये कहते हैं कि इसमें क्या एक्सप्रेशन दूं? एक्सप्रेशन दिए नहीं जाते कभी भी, एक्सप्रेशन लाए जाते हैं, अपने आप आते हैं। जब आप उस सिचुएशन में चले जाएंगे, भाई मैं आज बेचैन हूं या लाचार हूं और मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है, क्या घर की सिचुएशन जब होती है तो आप एक्सप्रेशन लाते हो कि आज मैं ऐसा मुंह करके बैठूं या ऐसा करके बैठूं? वो आप उस सोच में गए और वो एक्सप्रेशन अपने आप है अल्टीमेटली। इसलिए एक्टिंग का सबसे पहला उसूल है ये कि एक्सप्रेशन लाए नहीं जाते। मैं तो हैरान हूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है कि ऐसे एक्सप्रेशन लाइए, एक्सप्रेशन नहीं लाए जाते। आप उस सिचुएशन में डूबिए, आप उस सिचुएशन को अपने दिमाग पे हावी होने दीजिए। जब वो सिचुएशन हावी हो जाएगी तो आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके मसल्स में वो भाव अपने आप आ जाएगा। आप अपनी जिंदगी की कोई भी सिचुएशन सोच लीजिए, जैसे आपने कहा कि बेचैनी का है, तो मैंने
आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू सोचिए जब आप बेचैन हुए हो। आप उस सिचुएशन में चले जाइए, वो मैच कर जाएगी। वो जो बेचैनी है, वो भाव अपने आप आएँगे, लाने नहीं होते कभी। मैं हमेशा हमारी यूनिवर्सिटी में भी मैं यही सिखाता हूँ, जब क्लासेस लेता हूँ एक्टिंग की, जी। कि भई एक्सप्रेशन लाइए मत आप। आप मुँह मत बनाइए, मैं बेचैन हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं। आप उस सिचुएशन में डूबिए। आप उस सिचुएशन को सोचिए। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी गर्दन अपने आप हिल रही है, हाथ ऐसा क्रॉस बैठे हैं, क्योंकि आप उस सिचुएशन में जा चुके हैं। आप उस सिचुएशन में चले जाएँगे तो हाव-भाव अपने आप आएगा। उस वक़्त में जो मैंने सीन आपको बताया, उस वक़्त में आपके दिमाग में कोई ऐसी सिचुएशन जो आपकी रियल लाइफ़ से टच करती हो? जब आप ये देख रहे थे कि मेरे साथ के जो हैं वो उनके पास भी बाण नहीं है, वो भी देखिए, घायल हो गए हैं, ये अर्जुन भी मेरे साथ नहीं है, अब क्या होगा? इतना काम करने के बाद में मुझे लगता है हमको वो सिचुएशन में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको 1 सेकंड के लिए वो थॉट सोचना होता है। वो थॉट आया और एक्सप्रेशन आए, बस इतना ही होता है। ये मैंने आपके कहा था स्विच ऑन स्विच ऑफ का स्विच ऑफ सिस्टम है। वाली बात यस। याद है मेरे। जी, जी। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, लंबा रोल था, सारी महाभारत युधिष्ठिर के साथ-साथ चली। युधिष्ठिर का वो डायलॉग जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो? युधिष्ठिर के तो सारे ही संवाद ऐसे हैं जिसमें वज़नदार हैं। संयम है, सहनशीलता है, एक परिवार को साथ लेने का उसका मादा है, पत्नी को भी समझाना है, माँ को भी बैलेंस करना है। बल्कि कई बार मुझसे पूछा जाता है कि आपने जुआ क्यों खेला? भाई अपने पिताजी का कहना सब मानते हैं, लेकिन अपने पिताजी के बड़े भाई का कहना कितने लोग मानते हैं दुनिया में? उन्होंने उस मर्यादा को भी कायम रखा और धृतराष्ट्र का कहना माना और जुआ खेलने गए। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जो सबसे प्रिय तो यही है मेरा जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, कि कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो अरे सकती। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक सिचुएशन पर लेके चलता हूँ। जुआ चल गया, द्रौपदी के साथ में द्रौपदी का चीरहरण शुरू हो गया। हुँ, बताऊँ, जुआ चल गया, द्रौपदी के साथ में द्रौपदी का चीरहरण शुरू हो गया। हुँ, जब चीरहरण हुए उस वक़्त जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस वक़्त में आप लोग सारे बैठे हुए थे पाँचों पांडव। जी। उस वक़्त में आपके दिमाग में युधिष्ठिर के रूप में क्या चल रहा था? देखिए ये वही फिर हाव-भाव वाली बात आ गई कि किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए कि उसकी पत्नी का भरी सभा में इस तरह अपमान किया जाए, तो उसकी क्या सिचुएशन होगी? तो परेशानी होगी, लाचारी होगी, मजबूरी होगी। ये सारे एक्सप्रेशन को देखिए, कलाकार जो है अनुभव के आधार पे आगे बढ़ता है। हम लोगों को आज अनुभव ये हो गया है कि डायरेक्टर बताता है और हमको समझ आ जाता है कि कौन सा? कौन-सा सुर माँग रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि 7 सुर होते हैं, लेकिन नहीं, 7 सुर के अलावा उनकी सब डिविजन्स होती है। जब आप कलर लेते हैं, बहुत सारे कलर हैं, लाल है, नीला है, पर इनकी शेड्स होती हैं बहुत सारी। ऐसे ही कलाकार के पास हर भाव की शेड्स होती हैं। जी, अब जब डायरेक्टर समझा रहा होता है, तो हमको वो कौन-सी शेड टैप करनी है। कई बार डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, नहीं ये मज़ा नहीं आया, थोड़ा इसको चेंज करो। तो फिर हमको वो जब वो बोलता है ना इसको चेंज करो, वो कितना चेंज करना है उसके हाव-भाव से हम समझते हैं। फिर हम वो वाली शेड टैप करते हैं। एक्टिंग के पैरामीटर्स होते हैं जी, कि मुझे अगर ये रोल करना है राजा का तो मैं ऐसे नहीं वॉक कर सकता। मुझे ग्रेसफुली राइट। उसका वॉक करना पड़ेगा। बात करनी है तो 90 डिग्री पे फेस रख के बात करना। ऐसे करके ऐसे बैठ नहीं सकता ना। फ़िल्म के विषय में या सीरियल के विषय में दोनों एक ही हैं। रोते हुए भी आदमी अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, हाँ, रोते हुए भी आप कुछ भी करके रो नहीं सकते हैं। उसमें एक स्टाइल डालना होता है। अब वो स्टाइल डालेंगे उतना ही अच्छा एक्टर है वो। स्टारिज़्म में और एक्टर में यही फ़र्क है। एक्टर के काम में स्टाइल कम होता है। एक्टर के हर शॉट में स्टाइल होता है। तो आपको स्टारिज़्म की तरफ वो स्टाइल ले जाता है। मैंने कहा ना आपसे रोते हुए भी आदमी अच्छा लगना चाहिए स्क्रीन पे। क्लमज़ी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कर दिया। इसलिए जो ये बारीकियाँ हैं ना, ये समझना बहुत आवश्यक होता है। जब डायरेक्टर आपसे कोई सीन समझा रहा होता है, तो उन बारीकियों को हमको टैप करना पड़ता है। ये कौन-सी शेड की बात कर रही है? पिंक तो एक पिंक है, उसके 10,000 शेड्स हैं मुझे। तो तब वो शेड हमारे दिमाग पे काम करती है और वो भाव अपने आप आता है। सर आप
लगभग 2 साल तक युधिष्ठिर रहे हैं। कभी आपको ये लगा रियल जिंदगी में कि मैं महाराजा युधिष्ठिर हूँ, सामने वाले को मेरे को जो है युधिष्ठिर मान के मेरे से व्यवहार करना चाहिए? कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें आपको ये लगा? इस तरह का कुछ? नहीं, देखिए ऐसा होता है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कलाकार उस रोल में जब तक है तब तक वो कैरेक्टर है। हम तो जैसे शूटिंग हो रही है और शॉट खत्म हो गया, उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं। फिर डायरेक्टर जब नेक्स्ट शॉट रेडी करता है फिर अंदर चले जाते हैं। शॉट कट हुआ फिर बाहर आ जाते हैं। तो जितनी स्पीड से आदमी ये सिचुएशन चेंज कर सकता है उतना ही अच्छा कलाकार। सर मैंने जो है ना कई बार ये पढ़ा हुआ है कि फला कलाकार है, उसको अपने जोन से, कैरेक्टर वाले जोन से, फिल्म के कैरेक्टर वाले जोन से बाहर निकलने में 4 महीने लगे। नहीं, मैं उस पैटर्न का एक्टर नहीं हूँ। मैं उस पैटर्न को स्वीकार नहीं करता हूँ। चलो, बल्कि और भी मैंने भी सुनी है बहुत सारी बातें कि भई आपको कोई ऐसा सीन करना तो आप जाके उनके साथ रहिए। नहीं, वो रहने के बाद भी हाव-भाव तो फिर भी वही रहते हैं। आप जितना अपने ब्रेन को कंडीशन करेंगे, जी, उतनी जल्दी आप हाव-भाव ला सकते हैं। ये कंडीशन समझना इतनी आसानी से होता नहीं है। एक आशा। कंडीशनिंग ऑफ जो ब्रेन है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जी, गब्बर सिंह एक रोल था शोले पिक्चर में। अमजद भाई के साथ मैंने कई फ़िल्में की। मैंने एक बार उनसे सवाल पूछा था कि क्रूरता कैसे की? तो उन्होंने कहा कि शायद वो भोपाल की उनकी फैमिली रहने वाली थी। बोले मैं बहुत छोटा था 8 साल का, तो मैं ट्रेन में फ़ादर के साथ जा रहा था फैमिली के। तो खिड़की पे एक आदमी बैठा हुआ था और एक जो मक्खी कीड़ा जो है उसके हाथ पे बार-बार आता था और वो उड़ा देता था। वो फिर हाथ रखा फिर आ जाता। तो फाइनली क्या किया उस आदमी ने, उसको मारा, वो लिया और खा गया। हैं? खा अच्छा। गया। तो मुझे लगा कि ये आदमी कितना क्रूअल हो सकता है। दुनिया में शायद ही कोई बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह का एक्ट करेंगे। लेकिन उसने जब गब्बर सिंह का रोल मिला तो उसने वो इंसिडेंट उठाया वहाँ से, कि ये आदमी इतना क्रूअल है, मारने के बाद भी उसको बख्शता नहीं है। कितना क्रूअल गब्बर सिंह होगा। तो उन्होंने ऐसे ही कोई भी रोल जब हमें मिलता है, तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन सुनते हैं और फिर हम अपने हिसाब से अपने पैरामीटर बनाते हैं और उस पैरामीटर डायरेक्टर से डिस्कस करो। अगर वो पैरामीटर जितना अच्छे से मैच करेगा वो उतना अच्छा है। सर मैं एक इसी सवाल को थोड़ा-सा अलग ढंग से पूछूँगा। जी, क्या आप अपनी बीवी के सामने कभी आप महाराजा युधिष्ठिर बने हैं? नहीं, मैं घर पहुँचते हुए कोई भी किरदार घर साथ में लेके नहीं जाता। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आपका और महाराजा युधिष्ठिर का एक लंबा साथ रहा है। जी, तो कभी तो कोई ऐसी घटना हुई कि आप घर जाके भी युधिष्ठिर बन गए हों? नहीं। देखिए मैं आपसे कहा कि मैं कोई भी किरदार घर लेके नहीं जाता हूँ, उसको सेट से पे छोड़ देता हूँ। क्योंकि घर की ज़िंदगी अलग है। घर की जी, ज़िंदगी अलग है, उसका पैटर्न अलग है, उसके रिश्ते अलग हैं, उनकी भावनाएँ अलग हैं। तो ये तो सेट तो हमारी एक परफ़ॉर्मेंस है और एक रिलेशनशिप है। जैसे कई बार मुझसे जब महाभारत चल रही थी, तो मैं 1-2 गाँव में अकेला गया तो सब वहाँ गाँव वाले मुझसे पूछते थे, "भई अकेला आया कि सारे आए हो?" अच्छा। उनको लगता था ये महाभारत में सारे घूमते हैं, तो ये साथ ही घूम रहे होंगे। अच्छा ऐसा हुआ? ऑडियंस को अच्छा, ऐसा होता है। तो हम उस किरदार को वहीं छोड़ाते हैं, घर तक नहीं लाते। चलो बीवी की बात आई तो एक बात पूछ लेते हैं, बड़ी पर्सनल सी बात है। जी, आपकी शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज जी, थी। तो आपकी बीवी ऑलरेडी इंडस्ट्री में रही है? इंडस्ट्री में है। अब भी है? तब थोड़ा ही समय हुआ था उसको। अच्छा, 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 जी। अच्छा, 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 अच्छा। तो आपको ये कब लगा कि भई ये बीबी है और पहली बार आपको अपनी बीबी के कड़े तेवर देखने को मिले? हर बीवी अपने पति को कड़े तेवर दिखाती है। जब आप जब अपनी बात करें। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मुझे भी न दिखाया गया। कब लगे आपको ऐसी पहली बार? नहीं, वो तो सिचुएशनल होता है और वो बहुत टेम्परेरी होता है। वो परमानेंट नहीं होते कभी भी। पति-पत्नी का ऐसा साथ है कि उसमें हर तरह के हाव-भाव होते हैं। कभी आपकी बीवी ने ये कहा है कि ये फ़िल्म का ये रोल मत करो? नहीं, कभी नहीं, कहेगी भी नहीं। आप अपनी बीवी। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने फैसले लेने में सक्षम हूँ, तो करियर के फैसले भी मैं खुद लेता हूँ।
आप अपने रोल के बारे में, जो आपको नई फिल्म मिलती है, क्या कभी आप अपनी बीवी से उसके बारे में डिस्कस करते हो, कैरेक्टर के बारे में? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं डायरेक्टर से डिस्कस करता हूँ। डायरेक्टर से ये डिस्कस? पारिवारिक नहीं है ना, देखिए ये प्रोफेशन है। अभी आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, क्या घर पूछ के आए हैं बीवी से कि ये सवाल पूछोगे नहीं? नहीं ना? मेरी बीवी ने तो और सवाल बताया था, वो मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ये पूछ के आए थे कि ये पूछूंगा? नहीं। नहीं ना, बस इतना ही है। हमारा भी संबंध इतना ही होता थोड़ा सा मॉडल लेते है। हैं। जी, अब आप हरियाणा की कला को समर्पित यूनिवर्सिटी है, जी, तो उस यूनिवर्सिटी में जो है आप, बड़ी यूनिवर्सिटी है, पंडित दादा लक्ष्मीचंद के नाम पर, जी। उसमें आप कुलपति हैं। एक कुलपति के रूप में आपका यूनिवर्सिटी के लिए क्या सपना है? तो उस यूनिवर्सिटी में जो है आप, बड़ी यूनिवर्सिटी है, पंडित दादा लक्ष्मीचंद के नाम पर, जी। उसमें आप कुलपति हैं। एक कुलपति के रूप में आपका यूनिवर्सिटी के लिए क्या सपना है? ये हरियाणा वासियों को इस सरकार का, जिसने भी ये बनाई है, किसी जी, की भी सरकार रही है, जी, उसका ऋणी होना चाहिए। क्योंकि कला क्षेत्र में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी शायद ही देश में कहीं है। और ये पहली यूनिवर्सिटी है जो कला क्षेत्र में डिग्री चलाती है। सब जगह डिप्लोमा जी, चलता है। चाहे पूना हो, चाहे कलकत्ता हो, लखनऊ हो, दिल्ली एनएसडी हो, सब जगह डिप्लोमा जी। दिया जाता है। ये अकेली यूनिवर्सिटी है देश की जिसमें 10+2 के बाद एडमिशन्स होते हैं और डिग्री कोर्सेज चलते हैं सिनेमा के। ये अद्भुत है। मैं भी, जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं भी हैरान हो गया। दूसरा ये है कि हरियाणा में जिस तरह स्पोर्ट्स में, आर्मी में, फार्मिंग में, जिस तरह या इंडस्ट्रियल इसमें जी, जिस तरह से देश आगे, ये हरे प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हर हरियाणा वासी के अंदर एक कला छुपी हुई है, एक कलाकार छुपा हुआ है। उसको जरूरत है बाहर निकालने की। और जहां तक सुपवा का विषय है, सुपवा में टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी है, सब कुछ है। इसकी जरूरत है ब्रांडिंग करने की, ब्रांडिंग की। इसको जोड़ने की मेन स्ट्रीम ऑफ सिनेमा। जैसे बॉम्बे जैसी इंडस्ट्री से आज हमारे बहुत सारे बच्चे बॉम्बे में काम कर रहे हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है इसी यूनिवर्सिटी की इस यूनिवर्सिटी की। वी आर नॉट द जॉब सीकर्स, वी आर जॉब प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर। वी आर द जॉब प्रोवाइडर्स। हमारा एक एक्टर जब काम मिलता है तो 5 आदमी को नौकरी देता है। मेकअप मैन उसके साथ आ जाता है, बॉय साथ आ जाता है, ड्राइवर आ जाता है। तो 4-4, 5-5 लोगों को जॉब मिलता है। हमारे यहाँ के कई एक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई एडिटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। बल्कि ये नितिन देसाई का जो स्टूडियो है मुंबई के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, उसमें बहुत सारे बच्चे सुपवा के आर्ट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अच्छा। अब ये हो गया कि जब बच्चों को ये पता चल गया तो मैं वहां जाता हूँ तो वो बच्चे मिलते हैं अक्सर। तो ये बड़ी खुशी होती है कि यहाँ के बच्चे हरियाणा से हिम्मत करके वहां निकले हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारे। और आपको एक और खुशखबरी दे दूं मैं। इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ, वहां श्री अनुराग ठाकुर जी ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने एक स्पर्धा रखी थी कि भाई आप 2 मिनट में 75 बच्चों को मैं चांस देता हूँ, कैमरा देता हूँ, सेट देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, 2 मिनट में एक फिल्म बनानी है। उसमें जो फर्स्ट आई वो हमारी सुपवा की है, लड़की आई। अरे क्या उसको बताइए। 2.25 लाख इनाम मिला। ओह, और उसके अलावा टोटल 75 में 4 बच्चे और थे। 5 बच्चे 0 to 75 में हमारे यहाँ के, और फर्स्ट हमारी बच्ची है। तो टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ। हरियाणा में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है आर्ट आर्ट को लेकर। सिर्फ ये है कि उसे आगे बढ़ाना है, इतना ही काम है। सर ये अभी आपने भी माना कि यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग नहीं हो पाई, अब ब्रांडिंग के लिए क्या कर रहे हैं? मैं ब्रांडिंग के लिए जितने एक्सपर्ट्स हैं मेन स्ट्रीम ऑफ सिनेमा से बुला रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, मुंबई इंडस्ट्री से बुला रहा हूँ। जैसे हमने अभी पीछे दिनों फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन एम्प्लॉयज के जो चेयरमैन है, हमने उनको बुलाया है। और इनको बहुत सारी समस्याएं जो बच्चों के दिमाग में रहती हैं, बल्कि मैंने तो एक और ऑफर इनको दे दिया है जो फलीभूत हो जाएगा, कि आपका जो मुंबई इंडस्ट्री जाके कार्ड बनता है वो हम यहीं बना देंगे। अच्छा। हाँ, आपको वहाँ लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उसमें कई साल निकल जाते हैं, 1-2 साल निकल जाते हैं। हम आपको यहीं अरेंज करवा देंगे सुपवा में। यहीं से कार्ड लेके जाइए और मुंबई इंडस्ट्री में काम कीजिए। क्योंकि हर कलाकार को, हर टेक्नीशियन को एक कार्ड की जरूरत होती है।
अच्छा, मेंबरशिप होती है वो, जैसे अगर कोई सिनेमेटोग्राफर है, कैमरामैन है, तो कैमरामैन की जो एसोसिएशन है। उसका आपको मेंबर आप बनना है। इन ऐसी एसोसिएशन से बंधे हुए भी हैं ना अभी भी? मैं 22 साल सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में रहा और फाइनली अध्यक्ष भी रहा उसका, अच्छा, उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा। और मैं इस वक्त जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज है, जो 32 एसोसिएशन को देखती है, उसका फेडरेशन का मैं चीफ एडवाइजर हूँ अभी भी मौजूदा। सर, आप कुलपति की कुर्सी पर बैठे हैं, ये गंभीर कुर्सी है जी। इस कुर्सी पर बैठ के कभी आपको ये लगता है कि भाई बहुत हो चुका है, अब मेरे को वापिस चकाचौंध वाली? मजे की बात यह है कि पिछले 1 साल में करीब 42 प्रोजेक्ट मुझे ऑफर हुए बॉम्बे से, साल भर में? और मैंने 42 के 42 छोड़ दिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ पद लेके अगर काम मैं मुंबई में करूंगा तो फिर इनका देखभाल कौन करेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से हरियाणा सरकार का ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये पद दिया कि मैं कला क्षेत्र में, कला निर्माण में या राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकूं। सर, एक छोटा सा सवाल, आपका सवाल आपसे। जी। सवाल ये है कि एक अभी तक आपने अलग अलग तरह के रोल किए हैं, अलग अलग शेड के किए हैं, अभी कोई ऐसा रोल जो आपका ड्रीम रोल हो, जो आप करना चाहते हो और जो आपको अभी तक ऑफर नहीं हुआ? ऐसा है कि कलाकार कभी संतुष्ट नहीं होता। मुझे हमेशा लगता है संजीव कुमार साहब ने जो नया दिन नई रात में जो रोल किया था, एक बार वो साथ के साथ रस जो है मैं एक ही फिल्म में एक ही रोल में निभा सकूं, अलग अलग वैरायटी, तो शायद वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा। आखिरी सवाल, जो इंडस्ट्री में नए आने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहिए? एक ही संदेश है उन तमाम नए बच्चों को जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आना चाहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, एक तो मिसगाइड मत होइए। 2 चीजें आप हमेशा बांध के रखिए अपने पल्लू से। पहली, टैलेंट बेस्ड इंडस्ट्री है, टैलेंट को अपने जितना निखार सको उतना निखारिएगा। और दूसरा, डिसिप्लिन का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि वहां से हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपसे डिसिप्लिन की डिमांड करेगा। पेशेंस रखिए अपने अंदर, आपकी बारी आएगी। आप जिसको स्ट्रगल समझते हैं, ये स्ट्रगल नहीं है, मैं इसे स्ट्रगल नहीं मानता हूं। आप अपने घरों में बहुत अच्छे से रह रहे थे, आपके यहाँ सब कुछ था, लेकिन आप गए हैं, किस चीज का स्ट्रगल कर रहे हैं? आप अपनी पहचान का स्ट्रगल करने गए, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने गए, ताकि लोग कल आने वाले देखे, बोले ये वो आर्टिस्ट है। वो पहचान का जो स्ट्रगल है, उसके लिए आपको टैलेंट और डिसिप्लिन की आवश्यकता है। इन दोनों का साथ कभी मत छोड़ना, कोई आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बुलावे पर आए। हम यही कामना करते कि आप सदैव शिखर पर रहें। धन्यवाद दामू जी, आपने समय दिया, बहुत दिया, मौका दिया कि मैं अपने दर्शकों से बात कर सकूं।